हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम एआई की यूनिट 1 पढ़ने वाले हैं एंड यूनिट 2 करेंगे। दोनों इसी वीडियो में होगा। ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी बट इट विल कवर बोथ ऑफ योर यूनिट्स अकॉर्डिंग टू योर आईपीयू सिलेबस। तो जल्दी जल्दी स्टार्ट करती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले एआई होता क्या है, देखो। सबसे पहले इंटेलिजेंस समझते हैं। एआई की फुल फॉर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस होता क्या है? द एबिलिटी टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स और मेक डिसीजन विद आउटकम्स बेनिफिटिंग द एक्टर। देखो, सिंपल सी बात है। कोई बंदा इंटेलिजेंट है तो हमें कैसे पता चलेगा? डिपेंड ऑन वो कितना जल्दी अच्छे डिसीजंस लेता है, राइट। और उसकी कैपेसिटी कितनी है कि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, वो तुम लोगों के लिए इंटेलिजेंट हो। जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, आंसर्स दे पा रहा है एंड बहुत लाइक अच्छी डिसीजन मेकिंग कर पा रहा है, कॉम्प्लेक्स चीजों को जल्दी सॉल्व कर लेता है, क्रिटिकल थिंकिंग की पावर अच्छी है, दिस इज इंटेलिजेंस। बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कोई कितना अटेंटिव है, मेमोरी, लैंग्वेज एंड प्लानिंग, इन सब चीजों से मिलके हम ओवरऑल इंटेलिजेंस के बारे में बताते हैं। देखो, और एक ढंग के डेफिनेशन देखें तो इंटेलिजेंस का मतलब है एबिलिटी जिसकी मदद से हम चीजों को लर्न कर पाए अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से। ठीक है। और उन्हीं चीजों को जो हमने लर्न किया उन सबकी हेल्प से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। ठीक है। ये तो होता है अगर तुम मैथ्स कर रहे हो, तुम कुछ फॉर्मूलाज लर्न करते हो और उनकी हेल्प से अगर तुम्हारे पास एक न्यू क्वेश्चन आता है तुम उसको सॉल्व करते हो, राइट। एंड फिर जिसके ज्यादा मार्क्स आते हैं वो इंटेलिजेंट होता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब कंप्यूटर कैपेबल है कि वो ऐसे कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म कर पा रहा है जो टास्क ह्यूमंस कर सकते हैं। ठीक है। जैसे रीजनिंग, सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, डिसीजंस लेना, ये सब काम जब एक कंप्यूटर कर पाए, सो दिस इज अवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? सिमुलेशन है ह्यूमन इंटेलिजेंस का। ठीक है। मतलब सेम ह्यूमन जैसे इंटेलिजेंस हम एक मशीन में देना चाहते हैं, ह्यूमन जैसे इंटेलिजेंस को हम मशीन में देना चाहते हैं, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम्स। Specific application of AI include expert system, natural language processing, speech recognition and machine vision। अगर मैं एआई की कुछ एप्लीकेशंस की बात करूं तो उनमें नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होता है, मशीन वर्जन होता है। वी विल स्टडी दैट लेटर। अब मैं आगे, ओके। अब अगर मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं एआई के तो तुम्हें तो पता होगा, ये सब लाइक सभी को पता है। तो कुछ एग्जांपल्स अगर मैं एआई की बताऊं, जैसे कि चैट जीपीटी। एंड चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा लैंग्वेज, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये एलएलएम पे वर्क कर रहा है, एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। ये टेक्स्ट के बेसिस पे रिस्पॉन्स जनरेट कर देता है। ठीक है। कुछ भी कमेंट कर सकता है उससे। अगर मैं कुछ भी पूछूं, हाय, लाइक सपोज मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है और मैं चैट जीपीटी को बोल रही हूँ कि ये ना मुझे प्रॉब्लम है, कुछ भी हो सकती है, लाइक डिसीजन मेकिंग में, या मुझे क्या पहनना है, या क्या खा सकती हूँ मैं, नई रेसिपी बताओ, या फिर मैंने रेसिपी बनाई थी ऐसी बनी, मैं क्या चेंज कर सकती हूँ, ये सब चैट जीपीटी अपना दिमाग लगा के हमें आंसर्स बताते हैं, राइट। मतलब वो एकदम, ओके। तो अब मैं सबसे पहले फटाफट से पढ़ा देती हूँ। फोर मेन टाइप्स ऑफ एआई। फोर मेन टाइप्स ऑफ एआई का मतलब क्या है कि देखो, जो एआई होते हैं वो हमारे पास चार तरीके के होते हैं। ठीक है। चार टाइप्स में क्लासिफाई है। पहला होता है रिलेटिव मशीन। रिलेटिव मशीन में तुम इतना देखो कि रिलेटिव मशीन क्या क्या करता है, ये इनपुट और आउटपुट्स पे वर्क करता है। ये कुछ इनपुट्स के लिए हमें कुछ आउटपुट डिलीवर करके देगा। और ये जो रिलेटिव मशीन होता है ये थोड़ा, सॉरी, रिएक्टिव, रिएक्टिव था। ओके। सो ये जो रिएक्टिव मशीन होता है इसका क्या काम होता है कि ये कस्टमर के डेटा को लेगा, उसको कहीं टेम्पररी, लाइक उसको एनालाइज करके वो फिर सेम तरीके की रिकमेंडेशंस देगा। तो इसको हम रिएक्टिव मशीन्स बोलते हैं। यानी कि एआई के वो टाइप्स जहां पर थोड़ा डेटा, मतलब जो इनपुट आउटपुट पे वर्क कर रहा है एंड वो थोड़ा सा डेटा यूज करके, मतलब डेटा की हेल्प से कस्टमर के डेटा को लेके उनकी हिस्ट्री का पता कर पा रहा है एंड ये सारी चीजें देख के फिर रिकमेंडेशंस दे पा रहे हैं। सो दिस इज योर रिएक्टिव मशीन। देखो, एंड ये बहुत हेल्पफुल होती है क्योंकि ये जो रिएक्टिव मशीन्स होती है ना, मतलब एक ह्यूमन तो इतने सारे, कितने सारे कस्टमर्स होते हैं, सबका डेटा यूज नहीं कर सकता, मतलब सबके डेटा को नहीं देख सकता कौन क्या क्या सर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, और उस बेसिस पे रिकमेंडेशंस दे। तो इस वजह से ये काम हमारा एआई करता है। दूसरा होता है हमारे पास लिमिटेड मेमोरी मशीन्स। तो लिमिटेड मेमोरी मशीन्स का काम क्या होता है? देखो,
लिमिटेड मेमोरी मशीन्स में ना हम ऐसे प्रॉपर एग्जैक्ट मेमोरी नहीं डालते। सब नहीं बता देंगे हम मशीन को कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, प्रॉपर कोड करके सब बता दिया और मशीन वर्क करी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमारा फोकस होता है कि मशीन को ना हम ज्यादा स्मार्ट बनाए। तो हम क्या करते हैं, जैसे ह्यूमंस में न्यूरॉन्स वर्क करता है कि जब छोटा बच्चा होता है उसको ज्यादा नॉलेज नहीं होती, बट धीरे 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 वो चीजों को सीखता जाता है। हम यहाँ पर अपनी मशीन्स को इसी तरीके से ट्रेन करते हैं कि स्टार्टिंग में हम बहुत थोड़ा सा डेटा डालेंगे, एंड हमारा मेन फोकस होता है डीप लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पे, कि खुद ही वो जो हमारा मशीन है या जो भी है वो खुद ही सीखे। एंड इसका बेस्ट एग्जांपल होता है सेल्फ ड्राइविंग कार्स। सेल्फ ड्राइविंग कार्स क्या करते हैं, उनको हम रोड पे छोड़ देंगे एंड देन वो बाकी कार्स को ऑब्जर्व करते हैं कि बाकी कार सिग्नल पे कैसे रिएक्ट कर रही है, क्या क्या चीजें कर रही है, किस तरीके से चल रही है, एंड देन खुद ट्रेन हो जाती है। सो दिस वन इज बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ लिमिटेड मेमोरी मशीन्स, मतलब कम मेमोरी डाल रहा है और देन वर्क करवा रहा है। उसके बाद थ्योरी ऑफ माइंड। थ्योरी ऑफ माइंड क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि जो तीसरा हमारा एआई होता है वो थ्योरी ऑफ माइंड टाइप का होगा। ये वाला देख लो, ये जो थ्योरी ऑफ माइंड वाला जो एआई है ये अभी तक आया नहीं है। ये हमारे फ्यूचर प्लान्स है कि हम इस तरीके का एक एआई बनाएंगे जो क्या करेगा, जो इंसान के इमोशंस के बारे में समझेगा। मतलब इंसान के इमोशंस, उसमें खुद भी इमोशंस हो सकते हैं, ये सारी चीजें समझेगा। आई विल सेंड द पीडीएफ लिंक डाउन बिलो, सो तुम लोग देख लेना, ठीक है। सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है, अब सेल्फ अवेयरनेस एआई, हम ऐसा, ये भी अगेन फ्यूचर वाला एआई है, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता। हमारा मेन इसमें गोल ये होता है कि हम एक इस तरीके का एआई बनाए, मतलब ये एआई की टाइप ऐसी होगी कि ये कॉन्शियस होगी, ये जो कर रहा है इसको इसके एक्शंस पता है। मतलब एआई को कि अगर कुछ लाइकिंग है, अगर एआई गाना बजा रहा है तो वो इसलिए गाना बजा रहा है, किसी के कमांड पे नहीं, इसलिए गाना बजा रहा है क्योंकि उसको गाना बजाना पसंद है। मतलब हम उसको एकदम ह्यूमंस की तरह बना रहे हैं कि कोई काम कर रहा है, दिस इज बिकॉज द एआई वांट्स टू दैट, सिंपल। ही इज नॉट, ही शी या इट इज नॉट फॉर एनी कमांड्स, व्हाट the machine is doing because the machine likes that, ठीक है। फिर एआई बनाते वक्त हमारे पास कुछ चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहले होता है डेटा प्रिवेसी। जो एआई है उसको ट्रेन करने में बहुत लोगों का डेटा यूज करना पड़ता है, राइट। एंड व्हाट इफ अगर बाय चांस किसी हैकर ने उस एआई को हैक कर लिया एंड बाकी लोगों का डेटा यूज कर लिया, तो ये वाला हमारा बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि हमें अपने डेटा को प्राइवेट रखना होता है। दूसरा बायस, देखो ये जो हमारा पूरा जो डेटा है ना, पूरा जो एआई है वो डेटा पे ट्रेन हो रहा है, एंड एआई में खुद की नॉलेज नहीं है, इतनी नहीं है कि उसको ये पता हो क्या ठीक है क्या गलत है, जब तक हम उसको डेटा देख के ये नहीं समझा रहे क्या ठीक है क्या गलत है। अगर कभी भी कोई भी एआई को ऐसे गलत डेटा दे दे और फिर उसको अनफेयर स्टेटमेंट के लिए यूज कर ले, तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा हम लोगों के लिए, राइट। तो दूसरा चैलेंज क्या है कि जो डेटा हो वो एकदम करेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि एआई तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगा जो डेटा उसको प्रोवाइड होगा। उसके बाद आता है एथिकल चैलेंजेस। तो एथिकल चैलेंजेस क्या होता है कि देखो, एथिकल चैलेंज मतलब सही चैलेंजेस, लाइक सही वे में कुछ चीज हो रही हो। सो एथिकल चैलेंजेस होते हैं सुपरविजन के टाइम पे, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो भी डेटा को, मतलब जो भी हमारे एआई को ऑपरेट कर रहा है वो इस तरीके से करे कि वो प्रॉपर फेयरली डेटा को, एआई को ट्रेन करा है, रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीजें, ठीक है, एकदम एक्यूरेट डेटा को दे रहा है एआई को, ये सारी चीजें। एंड एक होता है हमारा मेन चैलेंज डेटा की क्वालिटी। देखो डेटा इतना सारा है, कोई भी डेटा में कुछ भी फीड कर देगा तो हमारा एआई खराब हो जाएगा एंड हमें इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट या फिर अजीब से रिस्पॉन्सेज देगा, ठीक है। सो एआई सिस्टम रिलाई हैवीली ऑन द डेटा। ये हमारा चैलेंज है कि हमें डेटा की क्वालिटी पे ध्यान देना है, डेटा की प्रिवेसी पे ध्यान ध्यान देना है, एंड हमें बायसनेस नहीं होने देनी। हमें ये देखना है कि हम जो भी डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं इट विल बी एक्यूरेट, इट विल बी गुड, ठीक है। उसके बाद एआई की फाउंडेशंस क्या होता है, एआई का फाउंडेशन मतलब कि एआई के को जब हम बनाते हैं तो क्या चार इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लग के हमारे एआई को कंप्लीट करे, ये सारे एआई के कंपोनेंट्स होते हैं, एंड वी कैन सिंपली से दीज आर द बैकबोन्स ऑफ एआई, ठीक है। क्या-क्या होती है बैकबोन से ऑफ एआई? देखो सबसे पहले 4 होते हैं, कौन-कौन से, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन एंड रोबोटिक्स। ये सारा मैं तुम्हें फटाफट समझा देती हूँ। क्या होता है देखो, सबसे पहले अगर मैं मशीन लर्निंग की बात करूँ तो मशीन लर्निंग क्या है, एआई का ही एक सबसेट है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग की हेल्प से हम, जो एआई है वो क्या कर सकता है, वो ह्यूमंस की तरह सोच के डेटा को प्रेडिक्ट कर सकता है एंड डिसीजंस ले सकता है, ठीक है। ये वाली चीज मशीन लर्निंग में आती है कि मशीन खुद अपना ब्रेन यूज करके कुछ लर्न कर रही है। तो
हमें जब एआई को अच्छा बनाना चाहते हैं, एडवांस बनाना चाहते हैं, तो हम इसमें ये मशीन लर्निंग वाले फीचर्स डालते हैं। उसके बाद आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है? देखो, अभी अगर मेरे को मशीन से बात करनी है, तो मैं सपोज मेरे को मशीन से बात करनी है, हाँ मशीन से बात करनी है, मैंने सर्च करा चैट जीपीटी, मैंने इंग्लिश में प्रॉम्प्ट लिखा, उसने समझा और उसने मेरे को कोड दे दिया। कुछ भी कोड नहीं, कुछ भी आउटपुट दे दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैं तो इंग्लिश में कोड लिख रही हूँ, पर वो तो एक मशीन है, एंड वो मेरी बातें समझ रही है। बट पहले के टाइम पे जब ह्यूमंस को मशीन से बात करनी होती थी, तो वो इतना सिंपल नहीं होता था। हमें लैंग्वेजेस लर्न करनी पड़ती थी, हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लर्न करनी पड़ती थी, ये सारी चीजें लर्न करनी पड़ती थी। बट अब हमने अपनी मशीन्स को या फिर जो भी हम एआईस बना रहे हैं, उनको हम इतना एडवांस बना रहे हैं कि वो ह्यूमंस की लैंग्वेज समझे, वो नॉर्मल इंग्लिश समझे। ठीक है, ये सारी चीजें, इसी को नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। सो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है? मशीन की वो एबिलिटीज जिसकी मदद मदद से वो ह्यूमंस की तरह लैंग्वेज को जनरेट कर पा रही है। फिर कंप्यूटर विजन क्या होता है? देखो, कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर को एक विजन देना। तो कंप्यूटर विजन इज लाइक कि हम अपनी मशीन्स को इतना ट्रेन कर दे, इतना उसको रियल वर्ल्ड दिखा दे कि मशीन्स जो है ना, वो समझ चीजों को समझने लगे। तुमने कुछ बच्चों के मॉडल्स देखे होंगे, ठीक है, लोग अपने लिंक्डइन वगैरह पे भी डालते रहते हैं। तो मानो वहां पर वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, एक कैमरा खोला एंड जैसे मेरा कैमरे के सामने फेस है, तो मेरे फेस पे एक बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। तो वो क्या कर रहा है, मशीन मेरे फेस को रिकॉग्नाइज कर रहा है, एंड कुछ ऊपर लिखा भी आ जाता है, एक्सप्रेशन सैड, एक्सप्रेशन हैप्पी। तो वो मशीन इंसानों को एक्सप्रेशन को पढ़ रहा है, फेस को पढ़ रहा है, उसके इमोशंस को पढ़ रहा है। दिस इज कंप्यूटर विजन। ठीक है, कंप्यूटर विजन में हम इस तरीके से मशीन को ट्रेन करते हैं कि मशीन पूरे डेटा को जो भी है उसके आसपास इंटरप्रेट कर सके और समझ पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए ऑब्जेक्ट्स को, फेसेस को एंड इवन इमोशंस को। और रोबोटिक्स क्या होता है? जो भी हमारा हमने पढ़ा मशीन लर्निंग, जब हम एआई की हेल्प से रोबोट्स को डेवलप कर रहे हैं, मतलब एआई एआई के एआई कंपोनेंट्स है, तो रोबोटिक्स में जब हम एआई को डेवलप, मतलब एआई की हेल्प से हम रोबोट्स को डेवलप करके उस पूरे को इतना इंटेलिजेंट बना पाया कि वो सब चीजें कर रहा है। सो सो दिस वन इज ऑल्सो लाइक अ कंपोनेंट ऑफ एआई। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आ सकता है कि हम इस तरीके से रोबोट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लाइक जैसे एआई में जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ एक सॉफ्टवेयर बना दें या चैटबॉट बना दें। अगर मैं अभी तुम्हें सेल्फ ड्राइविंग कार्स बना रही हूँ, तो बता रही हूँ, तो ये भी एक एआई है। अब इस एआई को बनाने के लिए मुझे रोबोटिक्स आनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए मुझे क्या चीजें बनानी है, मैन्युफैक्चर कैसे करना है। तो इसलिए हम रोबोटिक्स की भी नॉलेज हमें होनी चाहिए। इतना मैंने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया तुम्हें। उसके बाद टेक्निक्स क्या होती है? देखो, अब क्या होता है कि अगर मुझे एआई को ट्रेन करना है, तो हम अलग-अलग तरीकों से एआई को ट्रेन करते हैं। जैसे मैंने बताया, एआई पूरा डेटा पे चलता है। अगर डेटा को भी ट्रेन करना है, तो डेटा को भी ट्रेन करने के अलग-अलग तरीके होते हैं। जैसे सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग एंड रिइंफोर्समेंट लर्निंग। अब ये क्या होता है, जल्दी से मैं बता देती हूँ। सुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब क्या हो गया कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में कोई जो भी एआई को ट्रेन कर रहा है, वो ना इसको इनपुट और आउटपुट दे देगा। ठीक है, एकदम सिंपल सी चीज़ है कि जो डेटा सेट होगा, वो उसको एक इनपुट आउटपुट दे देगा। इनपुट प्रोवाइड कर दिया, आउटपुट दिया। अब जो जो भी हमारा एआई है, वो उन दोनों को रिलेशंस को देख रहा है एंड उन्हीं के अकॉर्डिंग कुछ कुछ काम कर रहा है। तो ये सुपरवाइज लर्निंग होता है कि सब कुछ तो हमने प्रोवाइड कर ही दिया। जैसे एग्जांपल इसका एक लीनियर रिग्रेशन हो गया। उसके बाद अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि यहाँ पर हम सिर्फ डेटा दे रहे हैं, पर हम कुछ लेबल नहीं दे रहे कि इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, कुछ भी गाइड नहीं कर रहे, बस पैटर्न्स दे रहे हैं। और एआई को हम चाहते हैं कि वो खुद चीजें फिगर आउट करे एंड खुद लर्न करे अपने रूल्स वगैरह लगा के। ठीक है, रूल लर्निंग ये भी अनसुपरवाइज लर्निंग का ही एक पार्ट होता है, मतलब एक एग्जांपल है। उसके बाद आता है रेनफोर्समेंट लर्निंग। यहाँ पर रेन एनफोर्समेंट लर्निंग में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट उसको एक एनवायरनमेंट में ले जाएंगे। एआई हो गया या फिर जो भी कुछ भी कोई हमारा कोई मॉडल है, उसको एक एनवायरनमेंट दे दिया हमने, हम कुछ एक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, एक्शंस के थ्रू वो खुद समझ रहा है कि उसको क्या करना है। ठीक है, एंड इससे इसी को हम डीप लर्निंग बोलते हैं। और यहाँ पर पर्टिकुलरली जब ये सारी चीजें होने लगती हैं, तो एआई को पता चलता है उसको क्या क्या चीजें परफॉर्म करनी है एंड डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग अगर नहीं समझ आता, तो यहाँ पर देखो, द एल्गोरिदम लर्न्स फ्रॉम इट्स एक्शंस। खुद ही के एक्शन से एल्गोरिदम चीजें सीख रहा है, कोई इसमें कुछ डेटा नहीं फीड करा। And interaction with an environment to maximize the reward signal. It's particularly useful in decision making and control task. ठीक है, ये सारी चीजें आई थिंक इतना तुम्हें समझ हो गया है।
उसके बाद मॉडल्स, देखो मॉडल्स क्या होता है, जो भी हम डेटा सेट्स का यूज करते हैं अपने एआई को ट्रेन करने के लिए, उन पूरे डेटा सेट्स को हम मॉडल्स बोलते हैं। एंड ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा मॉडल दे रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हमें किस तरीके से अपना डेटा चाहिए, किस तरीके से अपना एआई चाहिए। सो एआई मॉडल्स आर एसेंशियल फॉर एआई टू लर्न हाउ टू परफॉर्म टास्क। इसके लिए जैसे मैं चाहती हूँ कि मेरा एआई कुछ चीजें करे, फेस रिकॉग्नाइज करे, तो उसको मेरे को उस तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा, उस तरीके से एल्गोरिदम्स उसके अंदर फीड करने पड़ेंगे। सो इसको इसी को हम मॉडल्स बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली एआई मॉडल्स कुछ प्रोग्राम होते हैं जो जिनकी हेल्प से हम अपने कंप्यूटर्स को इतना कैपेबल बना देते हैं कि वो कुछ पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके डिसीजंस लेना सीख जाए, ठीक है, कुछ कुछ एक्शंस परफॉर्म करे। तो वही काम होता है हमारा कि कुछ प्रोग्राम्स देंगे, मॉडल्स देंगे ट्रेन करने के लिए। और उसके बाद आता है स्टेट स्पेस स्पेस सर्च। ये स्टेट स्पेस सर्च अचानक से क्या हो गया, देखो क्या होता है कि हमारा काम होता है कि जो एआई है ना वो प्रॉब्लम सॉल्विंग करे, और उनको प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए कैपेबल बनाने के लिए हम कुछ स्टेट स्पेस सर्चेस जैसी कुछ प्रॉब्लम्स देते हैं उनको। मतलब ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहां पर बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती है आंसर्स आने की, ठीक है। जैसे मतलब बहुत सारा तरीका लगाकर, थिंकिंग लगाकर हम एक आंसर तक पहुंचते हैं। सपोज मैंने तुम्हें एक रूबिक्स क्यूब दिया, रूबिक्स क्यूब में स्टार्टिंग में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, इसको मैं बोलती हूँ ये मेरी इनिशियल स्टेट थी। उसके बाद क्या होगा कि मैं कुछ कुछ एक्शंस करूंगी ताकि एक साइड पे मेरे सेम सेम कलर्स आए, राइट। पहली बारी में तो नहीं आ जाएगा, तो वो जो एक्शंस होते हैं उसको मैं अपना करंट स्टेट बोल देती हूँ। एंड देन लास्ट में मुझे मेरी फाइनल स्टेट मिलती है, ठीक है। तो अपने इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक पहुंचने में लाइक पहले जब कलर सारे मिक्स थे तब से लेकर वो कलर जो मेरे पूरे सॉर्टेड हो चुके हैं एकदम कंप्लीट, रेड एक तरफ हो गया, ग्रीन एक तरफ हो गया, तो मैंने एक पैटर्न यूज करा, राइट। मैंने कुछ कुछ चीजें करी सो दैट मेरे को मेरा रिजल्ट मिला, मेरा स्टेट्स मिले। उन ऐसी सर्चेस को जहां पर हम स्टेट्स करंट स्टेट को सर्च करे जा रहे हैं ताकि मुझे मेरी गोल स्टेट मिले, इसी को स्टेट्स बेस्ड सर्च करते हैं। और ये सारी चीजें हम करवाते हैं मशीन को कि उसकी लर्निंग थोड़ी ज्यादा बेटर होने लगे, लाइक या फिर वो चीजों को सीखने लगे, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। तो बेसिकली स्टेट्स बेस्ड सर्च कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके पास हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल स्टेट्स होते हैं। और तीन स्टेट्स कौन कौन से होते हैं इसमें, करंट स्टेट, इनिशियल स्टेट एंड गोल स्टेट। आगे बढ़ते हैं हम। ये देखो, ये जो स्टेट स्पेस सर्च है, ये एक एल्गोरिदम है दैट इज यूज्ड इन कंप्यूटर साइंस। एंड यहाँ पे क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ प्रोसेस बाय विच द सर्च एल्गोरिदम इज डिजायर्ड टू फाइंड द डिजायर्ड गोल। हमारा मेन एम क्या है कि सर्च के थ्रू डिजायर्ड गोल हमें हमारा एआई दे दे। ये सारी चीजें हैं। इतना क्लियर हो गया। अभी स्टेट स्पेस के तुम्हें दो तीन एग्जांपल करवाऊंगी। अब स्टेट स्पेस सर्च में क्या क्या चीज होती है, पहले तो स्टेट होता है। स्टेट कौन कौन सा होता है, जो भी चीजें हो रही है, जैसे इनिशियल एक स्टेट हो गया, फाइनल एक स्टेट हो गया, ये सारे स्टेट होते हैं। अब स्पेस की अगर मैं बात करूँ तो मानो मेरी ये इनिशियल गोल थी और ये फाइनल गोल थी। इसे पहुंचने के लिए मैं कुछ रूल्स को फॉलो कर रही होंगी। जैसे पहले मैंने अपने सपोज एक रेड ब्लॉक था, एक ग्रीन ब्लॉक था मेरे रूबिक्स क्यूब में, उसको स्वैप कर आपस में कुछ कुछ चीजें करी होंगी मैंने। तो जो भी जितने भी मेरे को स्टेट्स लगे अपने इनिशियल से लेकर फाइनल तक पहुंचने में, वो सारे मेरे स्पेस होते हैं। कंप्लीट सेट ऑफ कंज्यूमेबल स्टेट्स फॉर अ गिवन प्रॉब्लम। सर्च क्या होता है, वो टेक्निक जहां पर हम इनिशियल से फाइनल में पहुंचे रूल्स लगा के, वो पूरा सर्चिंग है। सर्च ट्री क्या होगा, मैंने एक प्रॉपर ट्री बनाया। ये मेरा इनिशियल है, इनिशियल स्टेट से मैं अगर ये वाला डाइस मूव, ये वाला लाइक रूबिक्स क्यूब में वो क्यूब मूव करूंगा तो मेरे पास ये वाले कलर का पैटर्न आएगा, ये मूव करूंगा तो ये वाले कलर का पैटर्न आएगा, ये रूल फॉलो करूंगा तो ये पैटर्न आएगा। इस तरीके से अगर मैं दो तीन चीजें बना रही हूँ तो ये मेरा पूरा सर्च ट्री ऐसा बन जाता है, ठीक है। मतलब सर्च क्या कर रहे हैं, गोल तक पहुंचने का तरीका सर्च कर रहा है, ये एक सर्च ट्री होता है। और ट्रांजिशन मॉडल लास्ट होता है जहां पर हम क्या देखते हैं, अगर मैं स्टार्टिंग नोड से एंड नोड पर गई तो मुझे टोटल कॉस्ट कितना लगा, ठीक है। एंड फिर हम यहाँ पर से ट्रांजिशन मॉडल की हेल्प से अपना बेस्ट ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालते हैं जहाँ जहाँ पर पहुंचने में मेरे को सबसे कम टाइम लगा और सबसे कम कॉस्ट लगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अब मैं तुम्हें दूसरी वाली पीपीटी की तरफ ले जाती हूँ जहाँ पर डायग्राम्स वगैरह काफी अच्छे से हैं, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा स्टेट स्पेस सर्च एंड वाटर जोक प्रॉब्लम। ओके, तो अब हमने ये प्रॉब्लम और ये स्टेट स्पेस सर्च इतनी सारी चीजें पढ़ ली है, तो अब आगे मूव करते हैं, ठीक है। और अब मैं तुम्हें एक्चुअल में दिखाऊंगी कि स्टेट स्पेस सर्च कैसे वर्क करता है। तो आओ,
देखो क्या होता है, स्टेट्स पे सब सर्च में स्टार्टिंग में हमारी एक इनिशियल स्टेट होती है, इनिशियलाइजेशन। और उस इनिशियल स्टेट से हमें गोल स्टेट पे पहुंचना पड़ता है। और जो हम चीजें यूज करेंगे अपनी इनिशियल स्टेट से गोल स्टेट तक पहुंचने के लिए, अपने सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए जो जो स्टेप्स करेंगे उनको हम करंट स्टेट बोलते हैं। सपोज मेरे करंट स्टेट ये है, जहाँ पे मेरे को एक एम्प्टी स्पेस दे रखा है और यहाँ नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर भी 7। अब हमें कुछ ऐसा करना है कि हम इस एम्प्टी स्पेस को बिल्कुल यहाँ पर ले जाए, 4 हमारा ऊपर आ जाए, 7 हमारा नीचे आ जाए। तो यहाँ क्या हुआ, हमें हमारी कुछ स्टेट्स दिख गई। एक इनिशियल स्टेट देखी, ये मेरी इनिशियल स्टेट हो गई, ये मेरी टारगेट स्टेट हो गई। अब क्या होगा, यहाँ पर ना कुछ रूल्स होंगे कि ये जो एम्प्टी ब्लॉक है ये या तो इधर ही मूव हो सकता है, ये इधर मूव हो सकता है, या फिर नीचे मूव हो सकता है। ठीक है, ऐसे कुछ इसमें रूल्स होंगे, सेट ऑफ रूल्स होंगे। अब यहाँ पर देखो क्या होता है कि जैसे अगर मैं इनिशियलाइजेशन की बात कर रही हूँ, इनिशियलाइजेशन ये हो गया और टारगेट स्टेट ये हो गया। अब मेरे क्या इसमें स्टेट्स पे सर्च में सबसे पहले मेरा क्या काम होगा, मैं कुछ रूल्स लगाऊंगी। जैसे मानो यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको मैं इधर भेज देती हूँ, इधर भेज सकती हूँ। मतलब 3 तरीके हो सकते हैं, एम्प्टी स्पेस को मैं इधर भेज देती हूँ और 1 को मैं इधर ला सकती हूँ, या एम्प्टी स्पेस इधर चला जाएगा और एम्प्टी स्पेस की जगह पर 2 आ जाएगा, या फिर एम्प्टी स्पेस नीचे चला जाएगा और 4 ऊपर आ जाएगा। ये 3 तरीके हुए कि मैं राइट में डाल सकती हूँ इसको, या नीचे डाल सकती हूँ इसको, या फिर साइड में डाल सकती हूँ, कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब मैं क्या चेक करूंगी, मैंने 3 अलग अलग स्टेट्स बनाई, करंट स्टेट्स। अब मैं चेक करूंगी कि इनमें से कोई भी स्टेट मेरी गोल स्टेट के बराबर है। नहीं, स्पेस तो मेरे को नीचे चाहिए था, नीचे तो किसी में भी स्पेस नहीं आया। ठीक है, तो गोल स्टेट के बराबर तो नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, मैं बाकी के स्टेट्स से दोबारा से अपना आंसर निकालने की कोशिश करूंगी। मैं देखूंगी अगर मैं इस पे ऑलरेडी विजिट करा है मैंने इन स्टेट्स पे, नहीं करा तो फिर दोबारा से सेम चीज करूंगी, करा हुआ है तो उस वाली स्टेट को स्किप कर देंगे। अब देखो मैं यहाँ पर आती हूँ, मेरे को यहाँ पर पता है, जैसे अगर मैं इनको फर्दर एक्सपेंड करती, मैं तुम्हें एक करके दिखाती हूँ क्योंकि बाकी तो है नहीं, बट एग्जाम में तुम अगर आता है ये प्रॉब्लम तो तुम्हें सारे स्टेट्स बना के दिखाने पड़ेंगे। ये देखो ऐसा है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये जो स्पेस है, अरे भाई, हाँ सॉरी, ये जो स्पेस है, ये वाला स्पेस मेरा इधर जा सकता है और नीचे जा सकता है। अगर पहले मैं जिम करूँ कि ये वाला स्पेस इधर मैं इसको 1 के साथ स्वैप करूँ, तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो मेरे यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर एम्प्टी स्पेस आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ गया, एंड नीचे का तो सब सेम ही रहेगा, 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7, इधर 7। तो इस तरीके से मैंने ये 2 स्टेट्स बना लिए। एंड अगर मुझे इसके लिए बनाना था कि मैं इसको नीचे भेजती तो बस सब सेम रहता, 3 ऊपर आ जाता। तो एक मैंने इधर ये ब्रांच बना ली। इसमें भी मैं अलग अलग चीजें कर सकती हूँ कि इस एम्प्टी स्पेस को नीचे भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। एंड यहाँ पर भी मैं 3 चीजें कर सकती थी, मतलब 4, कि ये एम्प्टी स्पेस एक में ऊपर आ जाएगा, एक में इधर जाएगा, इधर एक में नीचे आ जाएगा और एक में इस तरफ आ जाएगा। इस तरीके से 4 अप्रोचेस होती। लास्ट में मुझे मिलता है कि मेरा एम्प्टी स्पेस नीचे हो गया, ये 7 ऊपर चला गया और बाकी सब सेम है। तो मेरे यहाँ पर गोल स्टेट अचीव हो गया है। ये समझ आ गया सारा। तो देखो क्या होता है, इनिशियलाइजेशन करता है, करंट स्टेट बनाएंगे, हम देखेंगे कि क्या मेरी जो अभी करंट स्टेट है वो गोल स्टेट के बराबर है। अगर है तो वही सॉल्यूशन हो गया, नहीं है तो बाकी के स्टेट्स पे जाएंगे। अगर हम उन पे पहले विजिट कर रखे हैं तो स्किप कर देंगे, वरना दोबारा से उनको अपनी करंट स्टेट मानेंगे जिसमें है और फिर से चेक करेंगे। तो दिस इज योर स्पेस सर्च। ठीक है, ये तुम्हारा स्पेस सर्च होता है, इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। अब देखो, देखो व्हाट इज अ प्रोडक्शन सिस्टम इन एआई। एआई के अंदर प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है, सो अ प्रोडक्शन सिस्टम आल्सो नोन एज रूल बेस्ड सिस्टम इज अ टिपिकल इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर डिजाइन टू मिमिक द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ ह्यूमन एक्सपर्ट्स। अगर मैं बात करूँ प्रोडक्शन सिस्टम इन एआई, तो ये कुछ ऐसा एक सिस्टम है जो प्रॉपर ह्यूमंस को मिमिक करता है, कि ह्यूमंस किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है उस सेम चीज को मिमिक कर रहा है। ठीक है, इसमें यहाँ पर होगा, इट कंसिस्ट ऑफ अ नॉलेज बेस ऑफ रूल्स एंड एन इन्फरेंस इंजन दैट अप्लाइज दोस रूल्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और मेक डिसीजंस विद इन अ स्पेसिफिक डोमेन। तो बेसिकली प्रोडक्शन सिस्टम में क्या होता है कि कोई मशीन है, वो अपने अकॉर्डिंग जो भी हम उसको रूल्स दे रहे हैं उस अकॉर्डिंग कुछ नॉलेज लेके ह्यूमंस की तरह डिसीजंस ले रही है। अब यहाँ पर
कुछ मतलब प्रोडक्शन सिस्टम के लिए हम कुछ रूल्स दे देते हैं उसको, एंड देन वो अपने डेटाबेस वगैरह से अपने इंफॉर्मेशन से डेटा को लेती है एंड ह्यूमंस की तरह चीज़ों को डिसाइड करती है। आगे मूव करते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम जो है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, लाइक प्रोडक्शन सिस्टम में सबसे पहले तो हम कुछ रूल्स देते हैं, राइट। हमने वो साइकिल जैसी देखी थी। सबसे पहले हम कुछ रूल्स देते हैं। तो रूल्स क्या होता है, ये कुछ कलेक्शन मतलब प्रोडक्शन रूल्स कुछ कलेक्शन होता है। ग्लोबल डेटाबेस और कंट्रोल सिस्टम, ये तीन टर्म्स हमने अभी भी देखी थी, यहाँ पर भी देखी थी इस डायग्राम में, कि ऐसा कुछ टेबल बना होता है जहाँ पर ये एक साइकिल में चल रहे थे। तो ग्लोबल डेटाबेस क्या होता है, प्रोडक्शन रूल क्या होता है, और कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। देखो, ग्लोबल डेटाबेस इज लाइक अ डेटाबेस। मैंने तुम्हें जैसे यहाँ पर बोला था स्टेट सर्च में कि एक इनिशियल स्टेट होती है, एक गोल स्टेट होती है। तो ग्लोबल डेटाबेस क्या करेगा, नॉलेज रखता है अभी जैसे इनिशियल स्टेट क्या है, करंट स्टेट क्या है, एंड देन बाकी की चीजें कि टेम्पररीली इंफॉर्मेशन किधर स्टोर हो रही है, ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये सब कहाँ पर स्टोर होता है, ग्लोबल डेटाबेस में। नाउ प्रोडक्शन रूल्स। तो प्रोडक्शन रूल्स क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ डोमेन स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जैसे हमने कुछ इफ कंडीशंस वगैरह पढ़ी थी। प्रोडक्शन रूल्स इज लाइक कि अगर ये चीज हो रही है तो ये करना है, ये करना है, ऐसे कुछ रूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पर भी अगर मैं तुम्हें बताऊं कि जब हम ये स्पेस सर्चिंग कर रहे थे, ये जो बॉक्स था, ये जो एम्प्टी स्पेस था, ये जो एम्प्टी स्पेस था, ये या तो वन की जगह पर मूव करता है, या टू की जगह पर, या फोर की जगह पर। तो ये एक प्रोडक्शन रूल है। ठीक है। एंड इसी रूल के अकॉर्डिंग जो है मशीन वो सोचेगी कि ये जो एम्प्टी स्पेस है इसको किधर डालना था। तो ग्लोबल डेटाबेस समझ आ गया, प्रोडक्शन रूल समझ आ गया। उसके बाद कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होती है, कि कंट्रोल स्टेटमेंट इज लाइक हमारे को रूल्स पता है। अब अगर मशीन सारे रूल्स को देख रही है एंड फिर उसमें से इवेल्यूएट कर रही है कि कौन सा वाले रूल को फॉलो करना है, ठीक है, और कौन से रूल को एग्जीक्यूट करना है, तो वो होती है हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक कंट्रोल सिस्टम क्या करेगा, कंट्रोल करेगा किस चीज को, कि रूल्स के अकॉर्डिंग कौन सा वाला रूल अभी चलना है। समझ आ गया। This is the control mechanism that iteratively evaluates the rules from the knowledge base against the कंटेंट ऑफ द वर्किंग मेमोरी। ठीक है। आइट्रेट करते रहते हैं रूल्स को ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज। ठीक है। ठीक है। तो अब एक ना प्रोडक्शन का सारा खेल समझ आ गया, प्रोडक्शन सिस्टम वर्क कैसे करता है। सबसे पहले क्या होगा कि द वर्किंग मेमोरी इज इनिशियलाइज विद द नोन फैक्ट्स अबाउट द प्रॉब्लम। देखो, सबसे पहले क्या होगा, हमारा मेन एम क्या है कि जो भी कंप्यूटर है उसको ह्यूमंस की तरह वर्क करवाना है, कि वो प्रॉब्लम सॉल्व करे। सबसे पहले कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्रोडक्शन सिस्टम उसको इनिशियलाइज कर देता है, और हम लिख देते हैं वो फैक्ट जो हमें पता है अबाउट द प्रॉब्लम। हम वो फैक्ट्स लिखने लगते हैं दैट वी नो अबाउट द प्रॉब्लम। ठीक है। द इन्फरेंस इंजन मैचेस द रूल्स इन द नॉलेज बेस अगेंस्ट द फैक्ट्स इन वर्किंग मेमोरी। सेकेंड चीज क्या हुई, पहले तो हमें ये पता करना है कि क्या क्या वर्क कर रहा है हमें। ठीक है। तो कैसे वर्क होगा, सबसे पहले तो हमने बता दिया कि हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। फिर हम कुछ रूल्स डिफाइन कर देंगे कि ये रूल्स हमें, हमारे रूल्स हैं, इनके हिसाब से तुम सॉल्यूशंस निकालो। फिर रूल्स वो कंडीशंस आर सेटिस्फाइड आर प्लेस्ड ऑन द एजेंडा। वो रूल्स जिनकी कंडीशन सेटिस्फाई हो पा रही है उनको हम अपने एजेंडा के अंदर डाल देंगे। आप एग्जाम्पल करेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जो भी सिलेक्टेड रूल्स होंगे उनको देखेंगे, उनके एक्शंस को देखेंगे, एंड देन देखेंगे क्या हमें हमारा आउटपुट मिल रहा है ये या नहीं। देखो होता क्या है, प्रोडक्शन सिस्टम में सबसे पहले हम रूल्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या रूल्स चाहिए। जैसे मानो कि अगर शेप की तीन साइड्स है और तीन एंगल्स है तो वो ट्रायंगल होगा। तो ये मेरा पहला रूल होगा कि अगर शेप की तीन साइड्स है और तीन एंगल्स है तो वो एक ट्रायंगल है। फिर मैंने बोला कि अगर शेप की चार साइड है और चार राइट एंगल्स है तो वो स्क्वायर है। तो इस तरीके से मैंने कुछ बेसिक रूल्स बता दिए। ठीक है। अब क्या हुआ, अब मैं यहाँ पर, मैं सबसे पहले अगर प्रोडक्शन सिस्टम बना रही हूँ तो मैं सबसे पहले देखूंगी वो नॉलेज जो मेरे पास है। मेरे पास क्या नॉलेज है कि ये जो शेप है इसके तीन साइड्स है और इस शेप के तीन एंगल्स है। तो अब क्या होगा कि जैसे मैंने ये सब क्लेम करा, अब क्या हुआ कि मैंने जो इनिशियल फैक्ट्स दिए थे और रूल्स के अकॉर्डिंग ये जो प्रोडक्शन सिस्टम है ये वर्क करेगा, और मुझे ये मेरा आउटपुट क्या देगा कि मेरी जो शेप होगी वो ट्रायंगल होगी। तो इसने सारे रूल्स को देखा, सबको मैच करा, उसके बाद हर रूल के साथ कंडीशन से मैच करा, एंड देन क्या करा, ये साइकिल से बार बार होती है हमारे में, डायरेक्ट मुझे सॉल्यूशन मिल गया, वरना वो साइकिल बार बार खुद को रिपीट करती। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 24। ओके।
अब देखो, ये जो प्रोडक्शन रूल्स होता है ना, ये सबसे पहले तो सिंपलिसिटी प्रोवाइड करता है, मॉड्यूलैरिटी, मॉडिफाइबिलिटी एंड नॉलेज इंटेंसिव, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या अच्छा होता है प्रोडक्शन सिस्टम में। तो प्रोडक्शन सिस्टम के चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। प्रोडक्शन सिस्टम सिंपलिसिटी प्रोवाइड करता है, मॉड्यूलर होता है, मॉडिफाइबल होता है एंड नॉलेज इंटेंसिव होता है। देखो, सबसे पहले होता है सिंपलिसिटी। जब हम ये प्रोडक्शन सिस्टम का यूज करते हैं, तो जो भी हम रूल्स देते हैं ना, वो बहुत सिंपल से होता है। वो ऐसे इफ और देन स्टेटमेंट्स में होंगे कि इफ अगर ऐसा है तो ये वाली चीज होगी। तो ये जो रूल्स होते हैं, ये बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मॉड्यूलैरिटी। मॉड्यूलैरिटी क्या होगा? मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास बहुत सारे रूल्स हैं, तो हम उन उनका ना परफॉर्मेंस, मतलब उन रूल्स की हेल्प से अपने प्रोडक्शन सिस्टम का परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर सकते हैं या फिर इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करवा सकते हैं, उसको हम मॉड्यूलैरिटी बोलेंगे। देखो, क्या होता है कि प्रोडक्शन रूल्स के अंदर ना बहुत सारे अलग अलग रूल्स होते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है। अब हम अपने डेटा को, जो भी हमारा है, उसमें वो अलग अलग डेटा बार बार आके चेक करता है, हर रूल को चेक करता है। उसमें से कुछ डेटा ऐसा होगा जो डिलीट कर रहे हैं या फिर अगर ऐड कर रहे हैं, तो उससे कंप्यूटर को फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो ये सारी चीजों से हम अपने प्रोडक्शन सिस्टम की प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हैं। अगर बार बार डेटा, बार बार रूल्स के साथ चेक करेंगे, तो मॉडल ट्रेन भी होगा थोड़ा। सो इससे प्रोडक्शन इंप्रूव होती है। उसके बाद आता है मॉडिफाइबिलिटी। मॉडिफाइबिलिटी क्या होता है कि जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है, इसके अंदर जो हम रूल्स डालेंगे, उसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो मैंने कुछ रूल्स डाले, उनको मैंने चेंज कर दिया। प्रोडक्शन सिस्टम का मेन काम मैंने तुम्हें बता दिया था कि ह्यूमंस की तरह सोचना एंड देन ह्यूमंस की तरह करंट स्टेट से हमें हमारे गोल स्टेट तक ले जाना। अब प्रोडक्शन सिस्टम क्या करता है? बहुत सारे रूल्स होते हैं। रूल सिंपल होते हैं, मॉड्यूलर होता है, जिनकी वजह से हमारा जो मशीन होती है, जो भी होता है वो ट्रेन होता है, वो अच्छी परफॉर्मेंस देता है। मॉडिफाइबल होता है, वो रूल्स हम अपडेट कर सकते हैं। और नॉलेज इंटेंसिव होता है, लाइक जो भी हमारा प्रोडक्शन सिस्टम होता है, वो ह्यूमंस की तरह सोचता है और उसको ह्यूमन लैंग्वेजेस पता होती हैं। वो उसके उससे बात करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत नहीं है। अगर मैं गोल स्टेट दे रही हूँ और एक इनिशियल स्टेट दे रही हूँ, मुझे बोल रही हूँ इनिशियल से गोल पर जाओ, मैं उसको बोल रही हूँ, तो उसके लिए मेरे को कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। तो प्रोडक्शन सिस्टम का ये फायदा होता है, मुझे बस उसको गोल देना है, बताना है कि मैं कहाँ पर थी, क्या काम कर रही थी, ये सारी चीजें। तो अब यहाँ पर देख लो क्या होता है, कैसे प्रोडक्शन सिस्टम एक्चुअली में वर्क करता है। सपोज मैंने उसको एक इनिशियल स्टेट दे दी, गोल स्टेट दे दी एंड एक्शंस दे दिए। इनको हम वाटर जग प्रॉब्लम बोलते हैं। सपोज मेरे पास प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास 3 लीटर जग है एंड एक 5 लीटर का जग है, और मेरे को कुछ ऐसा करना है कि मैं दोनों जग से सिर्फ 4 लीटर वाटर मेजर कर सकूं। प्रॉब्लम क्या है? आई हैव अ 3 लीटर जग एंड अ 5 लीटर जग एंड वी नीड टू मेजर आउट एग्जैक्टली 4 लीटर ऑफ वाटर यूजिंग दिस 2 जग्स। मतलब जग तो दो दो है, एक 3 लीटर का है, एक 5 लीटर का है, पर दोनों से मिलाकर हमें कुछ इस तरीके से मेजर करना है कि हम एग्जैक्ट 4 लीटर का वाटर मैच कर सके। तो अगर इसको मेरे को स्पेस सर्च मेथड से सॉल्व करना है, इसको हम वाटर जॉग प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है। इसको अगर स्पेस सर्च मेथड से करना है कि कैसे करूंगी कि दोनों जग की हेल्प से मैं किस तरीके से 4 लीटर ऑफ वाटर को निकाल सकती हूँ। तो इसका इनिशियल स्टेट क्या होगा? स्टार्टिंग में, जैसे मानो ये मेरे पास एक 3 लीटर का जग था और ये मेरे पास एक 5 लीटर्स का जग था। स्टार्टिंग में मैं मान के चलती हूँ, मानो मेरे पास दोनों जो लीटर की जग है, वो जीरो जीरो है। दोनों इनिशियली मेरा पानी दोनों में जीरो है, मैं ये मान के चलती हूँ। अब मानो मुझे ये पता है, ये वाला जो जग होगा, ये अगर मेरा पूरा भर जाएगा, मतलब मेरे पास अभी 5 लीटर पानी है। ठीक है। तो अभी अगर मेरे पास 5 लीटर पानी है, तो ये 0 और 5 हो गया। अगर मैं ये पानी इसमें दे दूं, तो उसके बाद मेरे पास कितना पानी बचेगा? 3 लीटर। राइट। ये पानी, क्योंकि ये जग अगर फुल भरेगा, तो ये जग तो 3 लीटर का था, फुल भरेगा मतलब कितना पानी होगा? 3 लीटर का। और यहाँ पे कितना बचेगा? 2 लीटर का। मेरे को कितना निकालना है? मेरे को 4 लीटर वाटर का पता लगाना है। ये समझ आ रहा है ना तुम्हें? अभी मैं इधर सॉल्यूशन बात करवाऊंगी तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर मेरे पास 2 लीटर आया। मैं एक काम करूं, मैं इसको ना, इस पानी को दोबारा से खाली कर देती हूँ। इस वाले पानी को दोबारा से खाली कर दिया, तो एक जग में मेरे पास 2 लीटर पानी मुझे पता चल गया है। एक जग में 2 लीटर पानी मुझे पता चल गया है। अब मैं क्या करती हूँ, इसको ना ये डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे अब, जैसे मैं गई, मैंने यहाँ पर 2 0 कर दिया, एक्सचेंज कर दिया। अब क्या होगा? मुझे ये तो पता चल गया कि एक जग में मुझे 2 लीटर पानी मिल गया और मेरे को दोनों जग से 4 लीटर पानी निकालना है ना? दोनों जग से 4 लीटर पानी निकालना है। तो इस वाले को मैं दोबारा से पूरा फिल कर देती हूँ।
इस वाले जग को अगर मैं दोबारा से पूरा फिल कर दूंगी तो यहाँ पर दोबारा 5 लीटर पानी आ जाएगा। अगर मैं इस 5 लीटर पानी को इस जग में डालूं, इसकी कैपेसिटी 3 लीटर है, तो उधर मेरे पास 3 लीटर पानी आएगा और इधर मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 लीटर पानी। अगर मैं इस वाले को दोबारा फेंक दूं इस कप को, तो यहाँ पर 0 और 4 हो गया। तो यहाँ क्या हुआ, मैंने दो जग से, एक 3 लीटर का जग और 5 लीटर के जग से कुछ कैलकुलेशंस करके ऐसा करा कि मेरे एक जग में 0 लीटर पानी आ रहा है और दूसरे में 4 लीटर आ रहा है। मेरा एम क्या था कि मेरे पास दो जग होंगे, एक 3 लीटर का होगा और एक 5 लीटर का होगा, और इन दोनों की हेल्प से मुझे 4 लीटर पानी मेजर करना है। सो पॉसिबल सॉल्यूशन विद BFS मतलब लाइक दिस, कि मैं 0 0 स्टार्ट कर रही हूँ। ये वाला ट्रीट कर लेना, मैंने समझा दिया है। इसमें वाटर जो प्रॉब्लम बोलते हैं